हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पे बात कर रहे थे और जो डी ऑर्बिटल्स को इंक्लूड करता हुआ एक हाइब्रिडाइजेशन कल हम देख रहे थे, जिसमें हमने देखा कि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से टेट्रासाइनोनिकलेट 2 में हमें देखने को मिलता है, और उसका एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे थे। तो उस एग्जाम्पल को हम वापस से थोड़ा सा देखते हैं कि अगर हमने यहाँ पर टेट्रासाइनोनिकेलेट लिया हुआ है तो निकल जो है वो 28 एटॉमिक नंबर रखता है, कुछ इस तरह का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। और निकल जो है वो इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम इसके यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो 4s2 के दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। और 4s2 के जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिमूव हो जाते हैं तो हमारे पास में ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास में रहता है। ओके, तो अब होता क्या है कि अभी तो ये आयनिक फॉर्म में है। अब ये जो साइनो ग्रुप्स है या ये जो लिगेंड्स है, एक्चुअली ये 4 साइनाइड या 4 साइनो लिगेंड्स इस निकल 2+ आयन के पास आना शुरू करते हैं। क्योंकि अभी हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ नहीं रहे, तो हो सकता है कि आप लोगों को ये चीज ज्यादा नहीं पता हो या ज्यादा उससे फेमिलियर आप ना हो, बट होता ये है कि ये जो लिगेंड्स हैं ये इस न्यूक्लियस के पास आना शुरू करते हैं, और जब ये न्यूक्लियस के पास आना शुरू होते हैं तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होना शुरू होती है। क्योंकि आपको मैंने बताया भी था कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तब हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो अब होगा क्या कि ये जो CN है ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। 2 तरह के लिगेंड्स हम पढ़ते हैं, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड और एक वीक लिगेंड्स। तो दिस CN इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की टेंडेंसी क्या होती है कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग करने की कोशिश करता है। जो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करने की कोशिश करता है। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर भेज देगा, पेयरिंग करवा देगा। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह का हमें यहां पर मिलेगा। मैं इनको नहीं लिख रहा हूं, ये तो एज इट इज रहेंगे ही रहेंगे दोनों, ठीक है ना। ये वाली चीजें तो बिल्कुल एज इट इज आ जाएंगी। यहां अब ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पेयर बना लेगा इस 3D सबशेल में, और ये खाली हो जाएगा। और क्योंकि हमें यहाँ पे पता है कि जब हमारा ये 4 शुरू हो चुका है तो हमारे पास में 4s भी होता है और 4p भी होता है और 4d भी होता है, लेकिन सभी में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो उसको हम यहाँ पर 0 दिखा सकते हैं। ठीक है, 4s मैंने दोबारा दिखा दिया, 4p। तो अब ऐसे स्थिति में ये 4s 0 है यहाँ पर और 4p 0 है, और यहां पर भी आप इसको बनाओगे कि ये जो 4s है इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ये जो 4p है इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4s और ये 4p। अब हमें पता है कि 4 लिगेंड्स इस निकल के पास में आ रहे हैं। तो ये जो 4 ऑर्बिटल्स हैं कौन कौन से, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन करते हो तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन केवल और केवल जो वेकेंट ऑर्बिटल्स होंगे वो हाइब्रिडाइजेशन करते हैं जब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो लिगेंड है इसकी लिगेंड हम उसे बोलते हैं ऐसी कोई स्पीसीज जिसके पास में अपना एक लोन पेयर हो जो डोनेट कर सके। क्योंकि कोऑर्डिनेशन का बॉन्ड बन रहा है, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में मैंने आपको बताया था कि एक ही एलिमेंट का एटम ऐसा होता है जो क्या कर रहा है, अपना लोन पेयर देगा। जैसे कि हमने यहाँ पर अमोनिया में लोन पेयर दिखाया हुआ है, ऐसे ही CN के पास में जो माइनस चार्ज है वो, या अमोनिया खुद भी क्या कर सकता है, एक लिगेंड की तरह काम आता है। क्यों? क्योंकि इसके पास में लोन पेयर होता है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस लिगेंड के या इस CN माइनस में, ये जो माइनस वाला ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये खाली ऑर्बिटल में ही जा सकते हैं। तो इसलिए ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, आपस में इंटरमिक्स होंगे और हाइब्रिडाइज्ड क्या बनाएंगे, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। D पहले हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमने इनर शेल का d ऑर्बिटल काम में लिया है, ये इनर शेल का है 3D का, और आउटर शेल हमारा कौन सा है, 4s और 4p। तो इसका एक s काम आया है
4s का और 4p के हमारे पास में 2 ऑर्बिटल्स काम आए हैं, क्योंकि 4 बॉन्ड ये बनाने वाला है, तो ये 4 ऑर्बिटल्स, खाली ऑर्बिटल्स यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हो जाएगा। और ये जो Cn है, अगर मैं यहाँ पर इस तरह से लिख दूं कि ये जो Cn, पहला Cn, ये दूसरा Cn, ये तीसरा Cn और ये फोर्थ Cn, ये अपना अपना लोन पेयर, ये क्रॉस में मैं इसको बता देता हूं कि ये अपना लोन पेयर ये इसको प्रोवाइड कर देते हैं और क्या बना देगा, ये टेट्रासाइनोनिक्लेट 2 टेट्रासाइनोनिक्लेट 2 जो आयन है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पर ये देखा कि किस तरह से d ऑर्बिटल काम आते हैं और वो d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को अगर यहाँ पर और दूं, और भी बहुत सारे हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, जैसे कि एक हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2 और एक हाइब्रिडाइजेशन होता है d2sp3। मैं आपको अब यहाँ पर ये बताऊंगा कि इसको हमने बाहर क्यों लिखा है और इसको हमने अंदर क्यों लिखा है। हालांकि आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि जो अगर अंदर वाला डी काम आता है तो हम उसको पहले लिखते हैं और अगर बाहर वाला डी काम आता है तो हम उसको बाहर लिखते हैं। और ये अंदर वाला काम आएगा या बाहर वाला काम आएगा, ये डिपेंड करता है इस लिगेंड पे। तो बहुत जल्दी से मैं आप लोगों को इन दोनों हाइब्रिडाइजेशन को भी बता देता हूं। तो मान लो कि हम एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले। और अच्छा, ये जो डी ऑर्बिटल अगर बाहर वाला काम आता है तो उसे हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, और अगर ये डी ऑर्बिटल अंदर वाला इनर शेल का काम आता है तो इसे हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और ये कहलाता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यहां पर हमारा मकसद ये बताना नहीं है, बट फिर भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पे बताया। तो अभी मैं यहाँ पर एक एग्जांपल अगर मैं लूं तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कोबाल्ट का, और ये अमोनिया के साथ एक इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसको हम बोलते हैं हेक्सा एमिनो कोबाल्ट 3 आयन। ठीक है ना, हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3 आयन, हेक्सा एमीन कोबाल्ट और ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3। अब ये कैसे नाम देते हैं वो हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे क्लास में, नेक्स्ट क्लास मतलब सेकेंड ईयर में। सो कोबाल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सो कोबाल्ट जो है उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कोबाल्ट होता है 27 कोबाल्ट। सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and then 3d7 and 4s2। ये कॉन्फ़िगरेशन यहां पर हमें देखने को मिलता है। और ये इनर शेल्स के बारे में हम यहां पर बिल्कुल भी बात नहीं करने वाले। यहां पर क्योंकि मैंने कोबाल्ट 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि कोबाल्ट जो है वो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में। मींस जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वो कहां से होगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो ये रिमूव होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव होगा। तो जो कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास में आएगा वो क्या आएगा, वो मैं लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं आपका, और वो आ जाता है 3d6 4s0 4p0। ठीक है, सो इस तरह से हमारे पास में मैं इसको ऑर्बिटल्स के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करूं तो कुछ इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलता है। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स मैंने इसके फिल कर दिए। ठीक है ना, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो 4s है और ये जो हमारे पास में 4p है, ये इस तरह से खाली रहता है। अब हमें पता है कि ये जो अमोनिया है ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से ये क्या करेगा, पेयरिंग कर देगा इलेक्ट्रॉन्स की। तो इस इलेक्ट्रॉन को ये यहाँ, इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ, अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा हमारे पास में सिचुएशन, कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी कि ये पेयरिंग है, ये पेयरिंग है, ये पेयरिंग, और ये बाकी के जो ऑर्बिटल्स हैं
ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं। और ये क्या करेगा, हमें पता है कि यहाँ पे 6 अमोनिया इस कोबाल्ट के पास में आएंगे। ये जो कोबाल्ट आयन बनाया है इसमें 6 अमोनिया जो है वो इसके पास आएंगे, मतलब 6 बॉन्ड बनने वाले हैं। तो ये जो 6 ऑर्बिटल्स है खाली 1 2 3 4 5 6, ये क्या कर लेगा, ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर लेगा। ठीक है, और एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, क्योंकि यहाँ पे d ऑर्बिटल जो है वो कैसा है, इनर शेल का काम आया है। अगर हम एक एग्जांपल लें आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का, जैसे मान लीजिए कि हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे एक ये आयरन का एग्जांपल ले लेते हैं, और इसको हम बोलेंगे हेक्सा एक्वा। ये जो वाटर है इसको हम एक्वा लिगेंड को जब नाम देते हैं तो एक्वा देते हैं, तो ये हेक्सा एक्वा आयरन 2 2+। सो यहाँ पर अगर आप Fe को देखोगे तो Fe जो है वो 26 एटॉमिक नंबर रखता है। कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d6 4s2, ये कॉन्फ़िगरेशन इसका। और क्योंकि हमें मालूम है कि Fe जो है वो 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मैंने यहाँ पर इसका नाम नहीं लिखा है, बट ये 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में। हालांकि 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में इसको जब आप लिखोगे तो इसको आप नहीं लिखते, मैं सिर्फ ये बाहर वाला लिखता हूं। ये आपका 4p0 है और ये हो जाएगा आपका 3d6 4s0 4p0 और यहाँ पे 4d0 भी 4d0 भी। अब ये जो लिगेंड है वाटर, जैसे यहाँ पर अमोनिया को हमने देखा वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और ये जो वाटर है ये क्या है, वीक लिगेंड है। दिस वाटर इज वीक लिगेंड, और वीक लिगेंड जो है वो पेयरिंग नहीं करते, और पेयरिंग नहीं करेगा तो सिंपली जो d ऑर्बिटल में हमारे पास में ये 3d में जो हमारे पास जैसी स्थिति है, ये 2 3 4 5 और एक ये 6, तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एज इट इज रहेंगे क्योंकि ये पेयरिंग नहीं करेंगे। अब ये सिर्फ क्या देखेगा कि कहां पर खाली ऑर्बिटल्स हैं उनका ही सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन यहां पर ये करेगा, उन्हीं ऑर्बिटल्स को काम में लेकर के। तो अब इसके पास में 6 वाटर मॉलिक्यूल्स आने वाले हैं, तो ये क्या करेगा, 6O1 2 3 4 5 और 6, ये यहाँ पर इन 6 ऑर्बिटल्स को यूज कर लेगा, और sp3d2, ये जो d2 है ये बाहर वाला, ये जो 4d का जो है ये काम आया है, ये 4p है, ये 4s है और ये 3d, तो ये बाहर वाला काम आया, इसलिए ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये सारे के सारे जो हाइब्रिडाइजेशंस हैं, चाहे वो सेकंड पीरियड मेंबर के हों जिसमें सिर्फ हमने s और p ऑर्बिटल्स काम में लिए थे हाइब्रिडाइज करके, और या हमने जो हमारे नेक्स्ट पीरियड थे जिसमें d ऑर्बिटल्स काम आ रहे थे उनके हाइब्रिडाइजेशंस हो, ये सारे के सारे हाइब्रिडाइजेशंस आप लोगों ने इजीली समझ लिए होंगे, जो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम अगर आप लोगों को है तो आप लोग प्लीज मुझसे उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेना कि सर हाइब्रिडाइजेशन में हमको ये वाला प्रॉब्लम है। अब देखो, हमने यहाँ पर जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का लिमिटेशन देखा था तो हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिमिटेशन में देखा कि सब शेप को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था उस कॉन्सेप्ट को हमने वहां पर इंट्रोड्यूस किया और ये बताया कि वो कोई एक फिजिकल फिनोमिना नहीं है बल्कि एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, जिससे हम उन मॉलिक्यूल्स को उनका जो फॉर्मेशन है वो बताते हैं, और साथ में ये हम उससे निकाल सकते हैं कि वो जो मॉलिक्यूल है वो किस तरह का शेप रखता है। दूसरी जो चीज थी वो ये थी कि ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है, उस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि वो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, लेकिन जो हमारा थ्योरी है कौन सा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो ये जब हम उस ऑक्सीजन को एक्सपेरिमेंटली देखते हैं तो एक्सपेरिमेंटली वो जो
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो हमें क्या नजर आता है, वो हमें नजर आता है कि वो पैरामैग्नेटिक है। और इस चीज को समझाने के लिए हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, या अनसक्सेसफुल रहती है, या उसका ये लिमिटेशन हमें देखने को मिलता है। सो हमारे पास में एक दूसरी थ्योरी आती है और उस थ्योरी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम यहां पर अब डिस्कस करने वाले हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसको हम शॉर्ट में MOT भी बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो देखो, बॉन्ड फॉर्मेशन को समझाने के लिए मैंने आप लोगों को जब क्लासिकल मेथड्स कुछ बताए थे और कुछ मॉडर्न मेथड्स बताए थे, तो क्लासिकल मेथड्स में हमने लुईस और कॉसेल का मॉडल देखा था, और मॉडर्न थ्योरी में मैंने आप लोगों को बताया था कि दो मॉडल्स हैं या दो मेथड्स हैं जिनसे हम बॉन्ड फॉर्मेशन समझ सकते हैं। एक था हमारे पास में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और दूसरा जो थ्योरी है वो कौन सी है, वो हमारे पास में है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये भी क्वांटम का जो मैकेनिकल अप्रोच है, क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच, उस पर बेस्ड है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो भी क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन को शो करते हैं। तो क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच, क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच इस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच। और इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को सबसे पहले हुंड और मुलिकन ने 1927 में हुंड और मुलिकन ने सबसे पहले इस थ्योरी को डेवलप किया था। और इसी के लिए ये जो इनका रिमार्केबल वर्क था, इसके लिए 1966 में जो मुलिकन थे, रॉबर्ट मुलिकन, उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया उनके इस काम के लिए। अब इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का बेसिक क्या है, किस तरह से काम करती है, क्या होती है, उस पर थोड़ी सी हम बात करते हैं। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल को बनाने के लिए उसके कॉन्स्टिट्यूटिंग जो एटम्स हैं उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, और उनका वो ऑर्बिटल्स कंबाइन होने के बाद में उतनी ही संख्या में नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। लेट्स से कि मैं यहां पर एक एग्जांपल लेकर के चलता हूं हाइड्रोजन का। तो ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, और ये दूसरा हाइड्रोजन है जिसका 1s ऑर्बिटल है। ठीक है, सो दिस इज 1s और दिस इज ऑल्सो 1s। ये दोनों कैसे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को मैं MO करके लिखूंगा, एटॉमिक ऑर्बिटल को मैं AOs करके लिखूंगा शॉर्ट में। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूटिंग एटम्स जो हाइड्रोजन के हैं ये पास में आते हैं, कंबाइन होते हैं, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं रहते। ये कंबाइन होने पर क्या बनाते हैं, ये कंबाइन होंगे, और कंबाइन होने पर उतनी ही संख्या में दो ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोलते हैं। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल काम आए हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, अगर तीन काम आए हैं तो तीन बनेंगे, चार काम आए हैं तो चार बनेंगे। जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स काम आएंगे उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वो फॉर्म करता है, ये कंबाइन होकर के। ठीक है ना, और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो पूरे मॉलिक्यूल के होते हैं। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, जैसे अब हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का 1s है, और दूसरा हाइड्रोजन अगर हम लेते हैं तो उसका भी 1s है। अब ये 1s किसका है, ये हमने मान लीजिए कि ये ले लिया हमने HA, और ये जो दूसरा है इसको हम मान लेते हैं HB। तो ये 1s HA का है और दूसरा जो है वो HB का है। लेकिन ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसके हैं, H2 के। ये मॉलिक्यूल के कहलाते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एटम के नहीं कहलाते। अब इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को आप ये नहीं कह सकते कि ये इस एटम के हैं। अगर आप यहां पर वाटर की बात करें तो जैसे यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है, तो इसका जो 1s ऑर्बिटल काम आएगा, इसका 1s ऑर्बिटल काम आएगा, और ये जो ऑक्सीजन है इसका 2p ऑर्बिटल काम आएगा।
तो जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो हम बोलेंगे H2O का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ना हाइड्रोजन का, ना ऑक्सीजन का, और ना इस दूसरे हाइड्रोजन का। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? डिलोकेलाइज्ड होते हैं, स्प्रेड रहते हैं। डिलोकेलाइज मतलब एक जगह स्थिर नहीं रहते, वो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल का कहलाता है। अगर हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात करें, अब आप बोलोगे साहब हाइब्रिडाइजेशन जब हमने पढ़ा था तो वहां पे भी तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स काम आते थे, तो यहां पर भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स काम आ रहे हैं, तो जब ये आपस में मिक्स हो रहे हैं तो इनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल क्यों नहीं बोल रहे? तो देखो, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो सिर्फ एक एटम पर जो है बिलोंग करते हैं, या एक एटम से बिलोंग करते हैं। अगर मैं यहाँ पर अगर मीथेन का एग्जांपल लेता था, और अगर इस सेंट्रल कार्बन एटम का अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगा, अगर इस मीथेन में हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगा तो सेंट्रल एटम का निकालते हैं, और सेंट्रल एटम इसके अंदर कार्बन है, तो कार्बन का जब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो sp3 आ जाएगा। तो ये जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हुए वो किसके हुए? वो सिर्फ कार्बन के हुए, हाइड्रोजन के नहीं हुए। लेकिन जब मैं मीथेन बनाऊंगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच से, तो इसमें जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स काम आएंगे, वो जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे वो किसके होंगे? वो मीथेन के होंगे। चाहे उसका हाइड्रोजन हो चाहे कार्बन हो, सभी के वो एक सेम टाइप के एटम्स, वो सॉरी ऑर्बिटल्स वो बनते हैं या कहलाते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है वो सिर्फ एक एटम को लेकर के या एक एटम से बिलोंग करता है, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है वो सभी एटम्स जितने भी उस मॉलिक्यूल को बनाने में काम में आए हैं उन सभी एटम्स को बिलोंग करता है। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन की बात करें, जो सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूलर आयन सिस्टम है, जिसमें दो न्यूक्लियाई होंगे और एक इलेक्ट्रॉन होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन, अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन क्या होगा? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन होगा, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है हमारा, और इसका एक इलेक्ट्रॉन में यहां से निकाल दूं तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन कहलाता है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन, ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन है इसमें क्या होंगे भाई? ये एक हाइड्रोजन, इसका न्यूक्लियस, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हाइड्रोजन, इसका न्यूक्लियस, और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, यही एक इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में रहता है। वो इसका भी पार्ट हो सकता है और वो इसका भी पार्ट हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा समझने के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं इस हाइड्रोजन आयन मॉलिक्यूल का। और मैंने कल आप लोगों को एक चीज बताई थी कि ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो सब मैथमेटिकल है। हम इसमें ऐसा होता होगा, हमने क्वांटम मैकेनिकल या क्वांटम मैकेनिक्स को जो थ्योरी हमने क्वांटम मैकेनिक्स की दी है वो इसीलिए दी है क्योंकि जिन चीजों को हम देख नहीं सकते, लेकिन उन चीजों को हमने समझने के लिए एक मैथमेटिकल अप्रोच वहां पे प्रोवाइड किया हुआ है। एक थ्योरी हमने बनाई हुई है क्वांटम की, जिस थ्योरी से उन नॉन विजिबल या अनविजिबल जो पार्टिकल्स हैं उनको हम स्टडी वहां पर करते हैं, और उसके लिए हमने एक इक्वेशन लिया हुआ है और उसको हम बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ही है जो उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल का जो बिहेवियर है, चाहे उसकी रेडियस हो, चाहे उसका वेलोसिटी हो, या उसका एनर्जी हो, उसकी कोई भी, या उसकी पोजीशन हो, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो हम इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ही निकालते। और इसको हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो चैप्टर था उसमें देखा भी था अलग अलग तरीके से। हम क्या करते हैं, जब इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन को बनाते हैं, इसका एग्जांपल हम लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यूज करेंगे। लेकिन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की खास बात एक है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सिंगल पार्टिकल पर तो काम करता है, मतलब बहुत आसानी से हम जो भी पार्टिकल है उसकी किसी भी चीज को हम इजीली इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से निकाल लेते हैं। लेकिन जैसे ही ये सिंगल पार्टिकल
पॉली एटमिक या पॉली पार्टिकल में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। मतलब इसमें अगर 2 पार्टिकल होना शुरू कर दें या 3 पार्टिकल हो जाएं या 4 पार्टिकल्स हो जाएं, तो इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करना नामुमकिन हो जाता है। अब सवाल उठता है कि हमारा कोई भी कंपाउंड या कोई भी मॉलिक्यूल एक एटम से तो मिलके बना होता नहीं है। कि हमने एक सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल भी अगर लिया है तो वो हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होगा, और इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में भी हमारे पास में 4 एंटाइटीज हैं। कैसी 4 एंटाइटीज? कि भाई एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, इसका एक प्रोटॉन भी है इसमें और एक इलेक्ट्रॉन भी है। ऐसे ही इसमें एक प्रोटॉन भी है और एक इलेक्ट्रॉन भी। तो हम यहां पर इतने सारे पार्टिकल्स को एक साथ इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से सॉल्व कैसे करें, वो हम यहां पर हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को इन पॉली पार्टिकल्स के लिए इसका सॉल्यूशन निकाल पाए। ठीक है ना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन हो जाता है और उसका सॉल्यूशन, एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमारे पास में नहीं निकल के आता। अगर आप लोगों को क्वांटम मैकेनिक्स आपने थोड़ा बहुत फिजिक्स में पढ़ा होगा, क्योंकि मैं अभी हमारा तो फाइनल ईयर में आएगा क्वांटम मैकेनिक्स, जब हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो वहां हम देखते हैं कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, जब हम एक सिंगल पार्टिकल के लिए निकालते हैं तो उसको भी हमको क्या करना पड़ता है, पार्ट्स में निकालना पड़ता है। अलग अलग पार्ट्स में हम उसको तोड़ेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसको कंबाइन करेंगे, फिर उसका जो सॉल्यूशन आएगा उससे हम उसके जो मैथमेटिकल जो हमारे पास में वैल्यूज आएंगी उनसे हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि अच्छा वो पार्टिकल इस तरह का नेचर रखता है या इस तरह का डिस्टेंस रखता है, इस तरह की एनर्जी रखता है। लेकिन अगर जब हमारे पास में कई सारे पार्टिकल्स इसमें हो जाते हैं तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम नहीं निकाल पाते, क्योंकि सिंगल पार्टिकल के लिए ही हमको बहुत पार्ट्स में, इसको 2-3 पार्ट्स में तोड़ करके फिर इसको कंबाइन करना पड़ता है। सो दैट इज व्हाई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो सॉल्व नहीं हो सकती। तो हम क्या करते हैं, एक अप्रोक्सीमेशन मेथड लेते हैं। अप्रोक्सीमेशन मेथड क्या होता है, वो ये बताता है, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है। तो एक मेथड है हमारे पास में अप्रोक्सीमेशन के लिए, उसको हम बोलते हैं LCAO अप्रोक्सीमेशन मेथड। ये मेथड है हमारे पास में जिससे हम इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, चाहे हम किसी भी तरह का मॉलिक्यूल ले लें, चाहे छोटा मॉलिक्यूल ले लें या बड़ा मॉलिक्यूल ले लें, उनको हम इस मेथड के थ्रू ही सॉल्व करके और फिर बताते हैं कि वो किस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह से वहां पर होता है। और ये LCAO का मतलब क्या है? LCAO का मतलब है लीनियर, C फॉर कॉम्बिनेशन, A फॉर एटॉमिक और O स्टैंड्स फॉर ऑर्बिटल। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हम क्या करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे, लीनियरली उसको कंबाइन करेंगे। जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे पास में वहां पर अवेलेबल होगा। ठीक है, सो हम इसको कर अब ये कौन, पहली बात तो ये है कि जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो कौन कौन से ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो कंबाइन होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल को आप कंबाइन कर सकते हो। उस एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन होने के लिए कुछ कंडीशंस जो हैं वो पहले फुलफिल होनी चाहिए। वो कंडीशंस क्या हैं कि वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो सकते हैं जिनकी एनर्जी क्या हो, कंपैरेबल। कंपैरेबल कंपैरेबल एनर्जी होनी चाहिए, मतलब लगभग बराबर एनर्जी उन कंबाइनिंग एटम्स की, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की होनी चाहिए। अगर इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है तो हम उनको इस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक मेथड के जो अप्रोक्सीमेशन मेथड है, इस अप्रोक्सीमेशन मेथड से हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दूसरा, जो सिमेट्री है वो मॉलिक्यूलर सिमेट्री होनी चाहिए, मतलब सेम मॉलिक्यूलर सिमेट्री होनी चाहिए, सेम सिमेट्री होनी चाहिए, है ना। जो भी मॉलिक्यूलर एक्सिस पर, जैसे मान लीजिए कि अगर ये
एक ऑर्बिटल है और ये एक ऑर्बिटल है। अब इसमें तो क्या होता है, ये एक्सेस और इस एक्सेस पर ये कर लेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर s और p लें, तो ये हमारे पास में s है और ये हमारे पास में p है। तो जो मॉलिक्यूलर एक्सेस होगी, इस एक्सेस और इस एक्सेस पर ये कंबाइन हो जाएगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पर ये ले लिया और इसकी सिमेट्री इस तरह से रखी, अब इसकी एक्सेस ये है और इसकी एटॉमिक एक्सेस ये है, अब आप इसको कंबाइन करो तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो सिमेट्री कैसी होनी चाहिए, सेम सिमेट्री यहाँ पर जो मॉलिक्यूल अबाउट, यहाँ पर लिख सकते हो अबाउट मॉलिक्यूलर एक्सेस, जो मॉलिक्यूल बनने वाला है उस मॉलिक्यूलर एक्सेस पर उनकी जो सिमेट्री है वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी वो लीनियर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। और फिर एक अगली कंडीशन क्या है कि जो मैक्सिमम ओवरलैपिंग होनी चाहिए, मैक्सिमम ओवरलैप करना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत ओवरलैप कर लेगा और वहां पर काम चल जाएगा, नहीं, उसको कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम ओवरलैपिंग, क्योंकि जितना ज्यादा मैक्सिमम ओवरलैपिंग करेगा तभी बॉन्ड जो है वो बना पाएगा, वरना बॉन्ड नहीं बना पाएगा। और एक जो चीज लास्ट की है वो ये कि अगर n नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो उससे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ही बनते हैं, है ना। ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी कि जितने भी यहाँ पर n की संख्या कुछ भी हो सकती है, तो जितने ये n एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उतनी ही संख्या में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। सो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस मेथड में लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं। तो हम लेते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या होगा इस मेथड में कि हाइड्रोजन का जो 1s है, अब देखो हम यहाँ पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात कर रहे थे और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या कहता है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमको ये जो ऑर्बिटल्स है वो नहीं देता। ऑर्बिटल्स का मतलब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में क्या है, साई, ये जो वेव फंक्शन है इससे हम उस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये एक हमारे पास में ये एक वो क्या नाम है इसका, जो हाइड्रोजन ए है और एक हाइड्रोजन बी है। तो हाइड्रोजन ए का जो 1s ऑर्बिटल है उसको हमने साई ए से रिप्रेजेंट किया और हाइड्रोजन बी का जो वेव फंक्शन साई बी लेते हैं जो कि 1s ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये साई ए जो है वो इस हाइड्रोजन ए के 1s ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो साई बी है वो हाइड्रोजन बी के 1s ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे। अब ये कंबाइन किस तरह से होंगे वो हम देखते हैं। तो मान लो कि ये हमारे पास में एक हाइड्रोजन और ये हमारे पास में दूसरा हाइड्रोजन। अब वेव फंक्शन की बात करें, अब ये वेव फंक्शन, अब देखो वेव होती है कुछ इस तरह से, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एक वेव है, ठीक है, ये सिंगल वेव। जब ये आपस में कंबाइन होंगे, ये एक्स और साई ए और साई बी जो है जब कंबाइन होंगे तो ये दो तरह से कंबाइन हो सकते हैं। या तो वो कंबाइन हो सकते हैं इस तरह से, ये एक वेव साई ए है और ये जो है वो साई बी है। अगर इस तरह से कॉम्बिनेशन होता है, इस तरह से कॉम्बिनेशन होगा तो उसे हम बोलेंगे साई ए प्लस साई बी, ठीक है। और इस समय ये जो दोनों हमारे पास में ये यहां पर कहीं ना कहीं न्यूक्लियस है, ये छोटा सा डॉट, और ये बाकी का जो एरिया है वो इसके इलेक्ट्रॉन का एरिया है जहां पर ये इलेक्ट्रॉन रहता है और ये प्लस करता है, मतलब दोनों को हम यहां पर कंबाइन कर रहे हैं और ये एक स्थिति ये देता है कुछ इस तरह से और दो स्थिति देगा। तो पहली स्थिति में आपको बताता हूं, तो ये क्या करेगा, कंबाइन होगा। तो यहां पर इसको मैं कंबाइन करके इस तरह से अगर मैं शो करूं कि ये ओवरलैपिंग ऐसे कर लेगा, तो ओवरलैपिंग करेगा तो ये वाला जो पार्ट है वो तो इस पार्ट में मर्ज हो गया। अगर ये मर्ज हो गया तो इसका जो स्ट्रक्चर आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है ना, कुछ इस तरह का, सॉरी, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये कंबाइन होकर के ये मर्ज हो जाएगा। तो ये इस तरह से ओवल शेप्ड एक स्ट्रक्चर आएगा और इस तरह के जो बॉन्ड जो ऑर्बिटल बनेगा ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
ये जो ऑर्बिटल है ये कैसा है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है। और इस तरह के ऑर्बिटल को हम क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग, क्योंकि ये बॉन्डिंग बनाएगा। अब ये बनाएगा कैसे, मैं आपको यहाँ पे बनाया कि ये साई ए प्लस साई बी हो जाता है। अब देखो यहाँ पर इसका जो एम्पलीट्यूड है और इसका जो एम्पलीट्यूड है, ये दोनों एम्पलीट्यूड क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि इसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग या कंस्ट्रक्टिव यहाँ पर कॉम्बिनेशन। तो जो इसका यहाँ जो वैल्यू आएगी साई की, वो क्या आएगी, इसका एम्पलीट्यूड और ये एम्पलीट्यूड, ये दोनों एम्पलीट्यूड जुड़ करके इसका एम्पलीट्यूड ये ऊंचा एम्पलीट्यूड हो जाएगा और नीचे वाले से जुड़ जाएंगे। तो जो एम्पलीट्यूड इसका था मान लीजिए कि x और इसका भी ये x, तो यहां पर ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये 2x, और यहां पर ये जो इसका एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, 2x, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग या कॉम्बिनेशन। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि ये मेरे पास में एक्स ए है, ये एक वेव, और ये मेरे पास में दूसरा वेव है, ये एक्स साई ए है, सॉरी ये साई बी है। अब देखो यहां इसका एम्पलीट्यूड तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, इधर नीचे जो है वो नेगेटिव है, ये जीरो है, ठीक है, यहां पॉजिटिव वैल्यू है, ये जीरो है, ये नेगेटिव है। तो आप यह देखोगे कि यहाँ ये जो पॉजिटिव वैल्यू है ये इस नेगेटिव वैल्यू के साथ में जब होगी तो ये डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पर, और यहाँ जो साई होगा ए वो साई बी, ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और जो फाइनल वेव आएगी यहाँ पर निकल करके वो क्या आएगी, वो फाइनल वेव कुछ इस तरह की आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई वेव आएगी ही नहीं, क्योंकि इस वाले ने इसको कैंसिल कर दिया, क्योंकि एक पॉजिटिव में है और एक बिल्कुल उसी नेगेटिव में, और यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव में है और यहाँ नीचे ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव में है, तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी नहीं दिख रही जहां पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है या बॉन्ड बना सकता है। तो जब ये दोनों वेव फंक्शन मिलकर के किसी भी तरह की कोई भी यहाँ पर इस ग्राफ में कोई भी इसमें आपको इस तरह का कोई वेव दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑर्बिटल हैं ये कंबाइन तो हो रहे हैं लेकिन बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये किसी तरह का कोई यहां पर कोई प्रोबेबिलिटी शो ही नहीं हो रही है ना, ये ग्राफ बिल्कुल सीधा ही आ रहा है, और सीधा आ रहा है तो ये जो इलेक्ट्रॉन सॉरी ये जो कंबाइन कॉम्बिनेशन यहां पर होगा ये एक दूसरे से क्या होगा, रिपेल करेगा, कि ये इसका जो सेंटर है ये दूसरे ऑर्बिटल का सेंटर है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ जमा हो जाएंगे, इस तरफ, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इससे दूर चले जाएंगे, और ये जो बीच का है ये नोडल प्लेन होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम होगी। तो इस तरह के जो ऑर्बिटल्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब ये बॉन्ड नहीं बनाएंगे, बॉन्ड बनाने के अपोजिट काम करेंगे, एंटी बॉन्डिंग है, ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते। इसीलिए जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो तो बॉन्ड ऑर्डर में आप क्या करते हो, मॉलिक्यूलर ये जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को लेते हो और क्या करते हो, इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जो है उसमें से आप इस एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है उसको माइनस कर देते हो। क्यों, क्योंकि दीज आर नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। सो इन अ नटशेल आप यहां पर क्या बताओगे, आप यहां पर बताओगे जो टोटल साई आएगा जब दो एटम्स को आप मिलाओगे हाइड्रोजन एटम्स को, तो एक हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शन साई ए है, दूसरा हाइड्रोजन एटम के वेव फंक्शन का वैल्यू साई बी है, तो ये प्लस कॉम्बिनेशन भी हो सकता है और इसका ये माइनस कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, मतलब कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन भी होगा और डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन भी होगा, ठीक है। और जब ये यहां पर कंबाइन होगा तो आप इसको एक दोबारा मैं यहां पर एक नए सिरे से, अगर आप एनर्जी को बढ़ते तो यहां पर हमारे पास में एक ऑर्बिटल है सेम एनर्जी का, ये एक हाइड्रोजन है
हाइड्रोजन, और यहां पर भी ये दूसरा ऑर्बिटल है, ये एक हाइड्रोजन, ये ए है और ये हाइड्रोजन बी है, ये इसका 1s ऑर्बिटल है, ये इसका 1s ऑर्बिटल है, ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में भी एक इलेक्ट्रॉन है। इसका जो वेव फंक्शन है उसको हम साई बी मानते हैं, इसका जो वेव फंक्शन है उसको हम साई ए मानते हैं। अब ये आपस में मिलते हैं, जब ये आपस में मिलेंगे तो ये क्या करेंगे, कंबाइन होंगे, और जब ये अपनी एनर्जी को कम करेंगे तो कुछ इस तरह का हमें यहाँ पर एक ऑर्बिटल मिलेगा। और ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं इधर भी, और ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये जो बीच का जो स्थिति है वो क्या है, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये कब हो रहा है, ये तब हो रहा है जब जो साई हमारे पास में है वो साई ए और साई बी आपस में कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग करते हैं, और कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग करेंगे तो स्टेबिलिटी आएगी तो एनर्जी कम होगी। इसी वजह से आप देखोगे कि इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो बॉन्डिंग इन से कम है। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी इस एटॉमिक ऑर्बिटल से नीचे की तरफ है, कम। और जब ये यहाँ पर साई ए और साई बी जब यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग करते हैं तो एनर्जी क्या करेगी, बढ़ेगी। ठीक है ना, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग है तो वहां पर एनर्जी क्या होगी, वहां पर एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आकर के वो एनर्जी इस तरह से देगा। तो ये जो हमारे पास में साई है, ये साई क्या है, ये साई है हमारे पास में डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। तो ये हमारे पास में जो ऑर्बिटल है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और ये वाला जो ऑर्बिटल है ये क्या है, वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब ये दो इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला 1s का और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला 1s का, तो ये इलेक्ट्रॉन होल्ड इस तरह से, एक इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन यहां नहीं जाएगा, यहां तब जाएगा क्योंकि इसकी और इसकी एनर्जी लेवल तो काफी डिफरेंस है। ठीक है ना, तो पहले किसमें भरेगा, लोएस्ट एनर्जी। तो लोएस्ट एनर्जी का ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हमारे पास में आ जाएंगे। ठीक है, और क्योंकि आपको पता है कि एस एस ओवरलैपिंग जब होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं इस बॉन्डिंग ऑर्बिटल को कि ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और किससे सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, 1s से, तो इसके सबस्क्रिप्ट में हम लिख देते हैं 1s। और यहां पर भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और 1s का बनाएगा, लेकिन एंटी बॉन्डिंग है इसलिए यहां पर हम स्टार लगा देते हैं, तो हम इसको यहां पर स्टार के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ये बनते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से बनते हैं, और साथ में ये मैंने आपको बता दिया कि ये किस तरह से यहां पर ये होता है। और अगर आप बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर होगा हाफ एन बी माइनस एन ए। अब ये एन बी क्या है, एन बी है बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये एन ए क्या है, वो है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहां पर आप देख लो, हाफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, तो यहां पर आप रख दोगे कि एनबी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 2, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 0, तो आप ये रख दोगे 0, सो इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 0 इक्वल्स टू 2, सो ये 2 कट जाएगा और बॉन्डर ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड हमें देखने को मिलता है। और अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू इंटीजर वैल्यू में होती है तो वो बॉन्ड स्टेबल होता है, और अगर ये 0 आती है तो वो बॉन्ड नहीं बनाता होता, और अगर फ्रैक्शंस में आती है जैसे 1/2 आ जाए या 3/2 आ जाए या 5/2 आ जाए, इसका मतलब ये है कि वो पार्टली स्टेबल है, मतलब थोड़ा बहुत बॉन्ड वो